हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सिमिलैरिटी का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग एक जो टॉपिक बचा हुआ है मैप एंड मॉडल, पहले वो कवर करेंगे और फिर एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आता है वो भी इसमें कवर करेंगे। देखो, मैप एंड मॉडल का मतलब क्या है कि जैसे कई बार रियल लाइफ में अगर देखो तो तुमने देखा होगा कि जो गिफ्ट शॉप वगैरह होती है वहां पर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, लाइक ताजमहल है, तो उसका छोटा सा मॉडल मिलता है। ठीक। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था सिमिलैरिटी का मतलब होता है साइज से कोई मतलब नहीं है। साइज अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, शेप एकदम सेम होना चाहिए। तो अगर वो जो ताजमहल का मॉडल है, अगर वो बिल्कुल वैसे ही डिजाइंड है, बिल्कुल वैसे शेप का है जैसा एक्चुअल ताजमहल है, तो दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर टॉपिक में क्या करना है, मैप्स एंड मॉडल का मतलब कि अगर किसी 3D ऑब्जेक्ट का मॉडल है या किसी 2D ऑब्जेक्ट का मैप है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा 2D में वो डिजाइंड है, मतलब जो मॉडल में डिजाइंड है मैप में, वैसा ही एक्चुअल भी बिल्डिंग होगी वो। ठीक है। या अगर जैसा किसी चीज का मॉडल है 3D में, तो जैसा मॉडल है वैसा एक्चुअल भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्टली बिल्कुल सेम अगर है, शेप बिल्कुल सेम है, तो हम कहते हैं कि वो उसका मैप और मॉडल है, या मॉडल है और वो सिमिलर है, नो डाउट। ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है कि जैसे मान लेते हैं, उसने बोला कि एक कोई मान लेते हैं अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, और हमने उस बिल्डिंग का एकदम डिट्टो सेम एक मॉडल बना लिया छोटा सा 3D में। अब हमें ये पता है कि जो उस बिल्डिंग का एक्चुअल टेरेस है, जो छत है उसकी टेरेस, उसकी लेंथ अगर 20 मीटर है, ठीक, और हमें निकालना है कि बिल्डिंग की जो टेरेस होगी उसकी लेंथ कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब कि कोई एक डेटा या तो वो मॉडल या मैप के लिए दे देंगे, एक्चुअल निकलवाएंगे, या एक्चुअल दे देंगे और तुमसे मैप या मॉडल के लिए निकलवाएंगे। एक दिया रहेगा, एक वैल्यू तुमसे निकलवाएगा वो। ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक टर्म निकालते हैं ये लोग, जो क्वेश्चन में दिया होता है, जिसको बोलते हैं स्केल फैक्टर। एक टर्म होता है स्केल फैक्टर। ठीक है। अच्छा, स्केल फैक्टर लोग कैसे निकालते हैं? देखो, स्केल फैक्टर निकालने का तरीका यह है कि बिल्डिंग की कोई एक चीज मेजर की और वही सेम चीज मॉडल की मेजर की, और फिर मॉडल वाले को जनरली बिल्डिंग के एक्चुअल से डिवाइड कर देते हैं, यूनिट को सेम करते हैं पहले, उसके बाद मतलब सेंटीमीटर में अगर बिल्डिंग मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअल मॉडल को भी सेंटीमीटर में करेंगे, बस यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने कोई एक डायमेंशन, कोई भी डायमेंशन हो सकती है भाई, हमने बिल्डिंग की हाइट ली और मॉडल की हाइट ली, और फिर मॉडल की हाइट को बिल्डिंग की हाइट से डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करने पे जो वैल्यू आएगी 1/समथिंग, उसको स्केल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं किसी ने बोला कि एक मॉडल है, उसका स्केल फैक्टर है 1:50। इसका मतलब यह है कि जो चीज उस मॉडल में 1 सेंटीमीटर साइज की है, एक्चुअल स्ट्रक्चर में वो 50 सेंटीमीटर की है। बात समझ में आ गई कि जो चीज हमने जो मॉडल बनाया उस मॉडल में देखकर मेजर करके 1 सेंटीमीटर का आ रहा है, एक्चुअली में वो चीज एक्चुअल बिल्डिंग में एक्चुअल स्ट्रक्चर में 50 सेंटीमीटर का है। ठीक है। तो स्केल फैक्टर वाले टाइप के क्वेश्चन में हमें एक स्केल फैक्टर इस तरह का दिया होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि वो ये कह सकता है कि इफ द हाइट ऑफ द मॉडल इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द एक्चुअल बिल्डिंग। क्लियर? तो हमें कैसे चलना है क्वेश्चन को लेकर कि हमें इस तरफ लिखा है स्केल फैक्टर, ठीक, और इस तरफ लिखा स्केल फैक्टर में ऊपर 1 है, नीचे 50 है, मतलब 1 छोटा है तो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडल को और 50 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल। तो हम लोग लिखेंगे स्केल फैक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ। बात समझ में आई? लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल लेंथ, स्केल फैक्टर इक्वल्स टू, अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, स्केल फैक्टर में पता है 1/50, लेंथ ऑफ मॉडल और एक्चुअल लेंथ में से कोई एक वैल्यू दे दिया जाएगा, दूसरी निकल के आ जाएगी। भाई इस तरफ का हमें पूरा पता है फ्रैक्शन, और इस तरफ दो में से कोई एक वैल्यू पता है, तो वो वैल्यू हमने पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दूसरी वैल्यू आ गई। क्लियर?
ऐसे याद रखना है कि स्केल फैक्टर को हम लोग स्क्वायर और क्यूब कब करते हैं। देखो, जब तक बात लेंथ की होगी, लेंथ मतलब अगर बात कर रहा है लेंथ, डायगोनल, मीडियन, साइड्स, हाइट, विड्थ, लेंथ, पेरीमीटर, ये सब लेंथ है। इन सब की यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये होती है। तब तक ये ऐसे सॉल्व होगा, मतलब स्केल फैक्टर इक्वल टू इस तरफ ऊपर मॉडल, नीचे एक्चुअल। जिसकी भी लेंथ पूछेगा, भाई डायगोनल पूछ लेगा तो नीचे ऊपर डायगोनल की क्या चीज, डायगोनल की लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ डायगोनल इन मॉडल अपॉन नीचे एक्चुअल लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक। लेकिन अगर उसने बात कर दी एरिया की, तो याद ये रखना है कि जब एरिया की बात करेगा तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ मॉडल अपॉन एक्चुअल एरिया, तो यहां पर स्केल फैक्टर वाले साइड स्क्वायर कर देंगे। अगर बात एरिया की करता है तो, अब वो एरिया किसी भी चीज का हो सकता है। अगर बात वॉल्यूम की करता है, इन दैट केस स्केल फैक्टर वाले साइड का क्यूब कर देंगे। अच्छा, वॉल्यूम की बात कब करेगा? ऑब्वियस सी बात है जब फिगर 3D होगा। अगर जिस स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो अगर 3D स्ट्रक्चर है तो वॉल्यूम की बात करेगा, तो जो स्केल फैक्टर वाला साइड है हम इस साइड का क्या कर देंगे, इसका क्यूब कर देंगे। तो हम लोग स्केल फैक्टर को एज इट इज लिखते हैं कब, जब तक बात लेंथ तक रहती है लिमिटेड। जब बात लेंथ से निकलकर एरिया पे आ जाएगी तो हम स्केल फैक्टर का स्क्वायर कर देंगे, और अगर एरिया से बात वॉल्यूम पे आती है तो हम स्केल फैक्टर वाले साइड का क्यूब कर देंगे। याद रखना, कभी भी ये क्यूब या स्क्वायर उस तरफ नहीं किया जाएगा, स्केल फैक्टर का किया जाएगा। एक और लास्ट पॉइंट, वॉल्यूम की एक यूनिट होती है लीटर्स, मिलीलीटर्स। तो याद रखना, इसमें अगर वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में तो वैल्यू लीटर्स में, मिलीलीटर्स में नहीं होनी चाहिए। वो लेंथ की जो यूनिट होती है, जैसे मीटर होती है तो मीटर क्यूब में वॉल्यूम होना चाहिए, या सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट होती है तो सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम होना चाहिए। वो लीटर, मिलीलीटर इसमें नहीं होना चाहिए। ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्लियर? तभी इस फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। बाय चांस लीटर में दिया है तो कन्वर्ट कर लो, हमें पता है 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब होता है। इसको नोट कर लो, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर्स। या फिर कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इस पे क्वेश्चन करते हैं एक। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत वैरायटी है नहीं, तो सिंपल क्वेश्चन है। बाकी हमें बेसिक इसके लिए मेंजुरेशन आना चाहिए, मतलब एरिया का फॉर्मूला, वॉल्यूम का, डायगोनल का, तो बेसिक फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए। और कन्वर्जन आना चाहिए कि कोई चीज मीटर स्क्वायर में है तो कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगी, मीटर क्यूब में है तो सेंटीमीटर क्यूब में या किलोमीटर क्यूब में क्या होगी, मीटर को किलोमीटर, डेसीमीटर, मतलब कन्वर्जन बेसिकली। और छोटे मोटे जो थोड़े फॉर्मुलेज है मेंजुरेशन में उतना आना चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है अ मॉडल ऑफ अ शिप इज मेड टू अ स्केल ऑफ 1:100। तो यहां पे 1:100 हमारा स्केल फैक्टर है। ठीक। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द शिप इफ द लेंथ ऑफ द मॉडल इज 8 मीटर। अब अभी मैंने बताया कि क्या लिखते हैं, स्केल फैक्टर को ऐसे ही यूज करते हैं बिना कुछ उसमें चेंज किए जब तक बात लेंथ की होती है। और स्केल फैक्टर में 1:100 है, मतलब 1 ऊपर वाला न्यूमरेटर मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा है तो एक्चुअल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब यह आएगा स्केल फैक्टर इक्वल टू लेंथ ऑफ शिप की बात कर रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ मॉडल अपॉन लेंथ ऑफ शिप, या फिर एक्चुअल लेंथ ऑफ शिप। यही होगा। ये बात आई समझ में? ठीक। अब स्केल फैक्टर दे रखा है, कितना दिया स्केल फैक्टर, 1:100, तो मतलब 1/100 इक्वल टू, अच्छा लेंथ ऑफ मॉडल जो है वो 8 मीटर है। हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ शिप, मतलब शिप निकालना है, मॉडल दे रखा है, तो इसका मतलब 8 मीटर अपॉन नीचे क्या लिखा, लेंथ ऑफ शिप। यही होगा। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये लेंथ ऑफ शिप जाके इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब लेंथ ऑफ शिप इक्वल्स टू 100 जाकर 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 800
ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बात कर रहा है द एरिया ऑफ द डेक ऑफ द शिप इज इतना, मतलब एक्चुअल जो शिप है उसके डेक का एरिया दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल। अब मैंने बताया था एरिया की बात करेगा तो वहां कुछ नहीं करना है, स्केल फैक्टर को बस स्क्वायर कर देना है। अच्छा, कई बार स्केल फैक्टर को यहाँ लोग 1:k लेके चलते हैं, तो इसका मतलब 1:k अगर कह रहे हैं तो मतलब हमें वहां पे k का स्क्वायर करना है, ठीक है। या फिर वॉल्यूम की बात करेगा तो k का क्यूब करना है। क्लियर? तो अब बात आते हैं, स्केल फैक्टर का स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया की बात कर रहा है, तो स्केल फैक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा क्या है, लेंथ ऑफ मॉडल था यहां पर, यहां लेंथ की बात नहीं कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप, यहां पे नीचे वाला वैल्यू दे रखी है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप, एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप। अच्छा, नीचे एक्चुअल शिप होगा, ऊपर होगा एरिया ऑफ मॉडल, मतलब एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल। तो एरिया ऑफ मॉडल लिख दे रहे हैं, मतलब पूरा लिखेंगे वैसे कि एरिया ऑफ डेक ऑफ मॉडल, ठीक है। अब यहां पे स्केल फैक्टर स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 1/100 का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ मॉडल, ये हमें फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ मॉडल अपॉन नीचे है एरिया ऑफ डेक ऑफ शिप। अच्छा, शिप का ये जो एरिया है डेक का, ये इतना है 160000, ये है। अब सीधी सी बात है, इसका स्क्वायर करेंगे, नीचे 0 2 है, 4 हो जाएंगे, और ये चीज आके ऊपर मल्टीप्लाई होगी, तो इसका मतलब आ जाएगा 160000। अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन में नीचे 100 का स्क्वायर है, तो 100 इंटू इक्वल्स टू एरिया ऑफ मॉडल होगा। ये कटा दो 0, ये इससे कट गया, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 16, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, तो 16 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ मॉडल। ये बात समझ में आ रही है? देखो, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इतना याद रखना है कि स्केल फैक्टर को एज इट इज यूज करेंगे जब तक बात लेंथ की होगी। कोई भी चीज है लेंथ ब्रेथ, मतलब जब कोई चीज जो मीटर किलोमीटर में मेजर हो सकती है। बात एरिया की करेगा तो हम स्केल फैक्टर जो भी आ रहा है उसका स्क्वायर करने लगेंगे, स्क्वायर स्केल फैक्टर करेंगे, दूसरी साइड नहीं करेंगे। और बात वॉल्यूम की करेगा तो जो स्केल फैक्टर वाला साइड है वहां हम स्केल फैक्टर का क्यूब कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इफ द वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज 100 लीटर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब। अब मैंने बताया था लीटर में जो वैल्यू है वो फॉर्मूले में नहीं रख सकते, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ मॉडल दिया है वो 100 लीटर दिया है, तो अगर हम वॉल्यूम ऑफ मॉडल यहां पे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो जो 100 लीटर होगा उसमें क्या करेंगे हम, 100 को डिवाइड कर दें किससे, 1000 से, तो कितना आ गया 0.1 मीटर क्यूब आएगा। 100 लीटर क्या आएगा 0.1 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ द मॉडल इज दिस मच, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द शिप इन मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहां पर अच्छा ध्यान रखना, कई और बच्चे सोचते हैं कि पहले लीटर में निकाल लें बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, नहीं कर सकते। लीटर में कोई डेटा है, सबसे पहला काम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फॉर्मूला तभी काम करेगा जब वैल्यू जो है वो लेंथ के किसी क्यूब वाले मतलब यूनिट में होगी, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। लीटर में होगा तो फॉर्मूला वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे स्केल फैक्टर का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ शिप, या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉडल अपॉन वॉल्यूम ऑफ शिप, ठीक है। स्केल फैक्टर दे रखा है 1/100 का क्यूब
इक्वल्स टू, अच्छा वॉल्यूम ऑफ मॉडल ये है, रख दो 0.1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ शिप। ठीक है, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर आएगा। अच्छा 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 पे चाहे जितनी बार लगा लो 1 रहता है वो, तो ये 1 वॉल्यूम ऑफ शिप मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू, अच्छा ये 100 का क्यूब है, मतलब यहां पे 300 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 0.1 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, एक जीरो चला गया डेसिमल हटाने में, क्या बचा 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद 5 जीरो लगा दो, मीटर क्यूब। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर, बात आ गई समझ में? तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी इसको करने के लिए मैंने कहा तुम्हें बेसिक मेंसुरेशन और कुछ फॉर्मूले वगैरह भी आने चाहिए। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी के बाद सेकंड जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है सिमिलरिटी टॉपिक से, मतलब सिमिलरिटी में आईसीएससी के 10th के पेपर में, वो यही है, मैप्स एंड मॉडल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट ये एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें कई बार हमसे ऐसे ट्रायंगल का एरिया का रेशियो पूछता है जो सिमिलर ही नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेगा, हमसे दो ऐसे ट्रायंगल के एरिया का रेशियो पूछता है जो आपस में सिमिलर है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि सिमिलर उसको कर नहीं पा रहे हैं, वो सिमिलर है ही नहीं, उनका शेप डिफरेंट है। ठीक है, तो यहां पर वो जो सिमिलरिटी की थ्योरम होती थी जो हम लोग पढ़ते थे कि जब दो ट्रायंगल को सिमिलर कर दिया तो उसके साइड का रेशियो का स्क्वायर करेंगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा, वो काम नहीं करता। ठीक है, तो ये वो टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें वो फॉर्मूला अगर वो मतलब थ्योरम काम नहीं करती तो हम यहां पर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट, और उससे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC, तो वो तो मार्क बना हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC, दोनों पैरेलल है। AD इज टू DB का रेशियो 5:4 है। तो अगर हम AD को 5x ले ले, इस लेंथ को 5x ले ले और इस लेंथ को 4x ले ले। ठीक है भाई, क्वेश्चन में बोला ना AD इज टू DB का रेशियो 5:4 है, तो हम ये तो बोल नहीं सकते कि वो 5 और 4 है। भाई जब बोलता था कि ट्रायंगल के एंगल 1:2:3 रेशियो में, क्या बोलते थे, लेट द एंगल्स बी x 2x 3x। बोलता था एज दो लोग की 2:5 रेशियो में, तो बोलते थे लेट देयर एजेस बी 2x एंड 5x। तो जब रेशियो दिया रहता है, रेशियो से हम लेंथ को अलग अलग करते हैं तो साथ में एक अननोन कांस्टेंट लगा लेते हैं। तो यहां पर अगर AD इज टू DB का रेशियो 5:4 है तो हमने अज्यूम कर लिया लेट AD इक्वल्स टू 5x एंड DB इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, AB हमारा ये आ जाएगा 9x आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे पूछा है देन फाइंड DE अपॉन BC, DE अपॉन BC। ठीक है, अब एक चीज इसको देख के माइंड में स्टूडेंट के ये आता है कि ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहां BPT लगा सकते हैं। लेकिन जब मैंने BPT पढ़ाया था वहां पे मैंने एक बात बताई थी कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें भले ये लाइन इसके पैरेलल हो, लेकिन अगर वो DE मतलब बेस के रेशियो की बात करने लगे, चाहे वो DE अपॉन BC बोलने लगे या BC अपॉन DE बोलने लगे, वहां BPT काम नहीं करता। वहां पर हमें ट्रायंगल ADE को ट्रायंगल ABC के सिमिलर ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ट्रायंगल का जो दो पैरेलल साइड्स है उनके रेशियो की बात करने लगेगा तो वहां सिमिलैरिटी करनी पड़ेगी, वहां BPT काम नहीं करता। ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो इसका मतलब अगर उसने DE अपॉन BC पूछ लिया हमसे, DE अपॉन BC, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें ट्रायंगल ADE को ट्रायंगल ABC के सिमिलर करना पड़ेगा। तो करते हैं वो सिमिलर। देखो सिमिलरिटी बहुत सिंपल है, कैसे, एक एंगल A कॉमन एंगल है, ये देखो ADE में भी एंगल A आ रहा है और ABC में भी एंगल A आ रहा है। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है,
अब जो है हमें इसको सिमिलर करना है, तो एंगल दो मिल गए, दो एंगल मिल गए, सिमिलर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। ठीक, क्या आएगा पहले, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन, और क्या आएगा, एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल ABC कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद है पैरेलल लाइंस जब होती थी तो उसमें ऐसे एंगल जो सेम जगह बनते थे उनको कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते थे। ठीक है, तो ADE मतलब ये वाला जो एंगल है ADE उसी जगह पर ये एंगल बन रहा है ABC, तो ये कोरोस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। ठीक, दो एंगल हो गए, तो हम लोग यहां से सिमिलरिटी लिख सकते हैं, तो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू, अच्छा क्या आएगा, देखो यहां से लिखा ADE, तो A की जगह पे A आएगा, तो यहां पे लिखेंगे A, उसके बाद ADE में D के इक्वल ABC का B है, D और B कोरस्पॉन्डिंग है, तो जहां पर D है वहां B आएगा, तो ABC ब्रैकेट में बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, क्लियर है बात। अब यहां से रेशो लिखते हैं साइड का, तो साइड का रेशो क्या आता है, देयरफॉर अब हमें पता है कि यहां AD लेंगे तो अपॉन में AB लिया जाएगा, तो यहां पे क्या लिखेंगे, AD अपॉन AB इक्वल्स टू DE अपॉन BC इक्वल्स टू AE अपॉन AC आएगा। ये बात क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, देखो हमें निकालना है D अपॉन BC, मतलब D इज टू BC। देखो ये दिख रहा है D इज टू BC, और वैल्यू जो हमें गिवन है, देखो AD और AB हमें पता है, AD की लेंथ 5x है, इसकी लेंथ 4x है, तो ये जो पूरा AB होगा ये 9x होगा, ये स्टार्टिंग में बताया था। इसका मतलब यहां पर AD की वैल्यू और यहां पर AB की वैल्यू रखी जा सकती है, तो AD कितना है, जो हमारा AD है वो कितना है 5x, तो AD की जगह 5x रख दो, और AB जो है भाई DB 4x है, इतना 5x है, तो A से B तक पूरी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी AB 9x, तो यहां पे रख दो 9x इक्वल्स टू, हमें D अपॉन BC खाली चाहिए, तो यहां पे लिख दो D अपॉन BC। ठीक है, तो ये कट गया, तो ये हमारा पहला पार्ट का आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। तो D इज टू BC का रेशियो कितना आ गया 5:9। ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बिल्कुल, आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है DO अपॉन DC। DO इतना है DO, और DC पूरा है यहां से यहां तक। ठीक, अब अगर मुझे इस सिमिलैरिटी में DO को लेकर आना है, DC तो अपने आप आ जाएगा, अगर DO को लेकर आना है तो हमें ये ट्रायंगल देखना पड़ेगा, इतना ट्रायंगल ये। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर करेंगे, मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल DOE एंड ट्रायंगल BOC। इसमें एक हो जाएगा, देखो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, कौन से एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा ये जो एंगल होगा ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें ट्रायंगल DOE को ट्रायंगल BOC के सिमिलर करना है, ये नेक्स्ट स्टेप है। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, यहीं पे कर दे रहे हैं, छोटा सा स्पेस है, इन ट्रायंगल DOE एंड ट्रायंगल BOC। ठीक, तो सबसे पहले एंगल EDO इज इक्वल्स टू, कौन सा एंगल है, ये वाला जो एंगल है DEDO, वो इसके बराबर होगा, कौन सा एंगल है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू ओ सी बी, एंगल ओ सी बी ब्रैकेट में रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक, इसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इतना DOE, तो एंगल DOE इज इक्वल टू DOE इज इक्वल्स टू BOC। ये कौन से एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होगा। ठीक, तो ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलरिटी किस ऑर्डर में लिखेंगे? देखो, सिमिलरिटी लिखने के लिए पहला वाला किसी भी ऑर्डर में लिख दो। तो पहले ट्रायंगल का नाम अगर हमने लिखा ट्रायंगल DOE, DOE सिमिलर टू। ठीक, अब दूसरे वाले का नाम लिखना है। देखो DOE, अच्छा जहां पर D है हमने देखा वो D एंगल C के बराबर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल D जो है वो C के बराबर है। तो अगर हमने फर्स्ट ट्रायंगल लिखा है DOE, तो सेकंड यहां शुरू करेंगे क्योंकि DC के बराबर है, तो COB लिखेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा सिमिलर टू ट्रायंगल COB होगा। क्योंकि भाई देखो D मैच कर गया C से, ऑल्टरनेट इंटीरियर है, और O की जगह O आ गया अपने आप। ये क्या थे? ये वर्टिकली अपोजिट था। देखो O का O वर्टेक्स में है, एंगल का वर्टिकली अपोजिट O है, तो COB हो गया, CD से मैच हो गया, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और O वर्टिकली अपोजिट मैच हो गया। क्लियर? अब जो है हम यहां से भी रेशियो लिखेंगे। तो अगर यहां से रेशियो लिखेंगे, यहां पे ब्रैकेट में लिख देंगे बाय एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, अब अगर यहां से रेशियो लिखेंगे तो यह आएगा देयरफॉर DO, देखो DO इतना है, अपॉन CO होगा। वैसे तो लिखते हैं, यहां से लिखा DO और फिर यहां से उस जगह पे क्या आ रहा है? CO इक्वल्स टू, फिर आएगा OE, मतलब सेकंड और थर्ड प्लेस पर OE, और इधर से क्या आएगा? OB इज इक्वल टू, फिर आएगा DE अपॉन CB या BC, ये आएगा। अब अगर पलट के वापस से हम इक्वेशन 1 पे जाएं तो हमारी इक्वेशन 1 है DE अपॉन BC, जिसकी वैल्यू थी 5/9। हमारी इक्वेशन 1 है DE अपॉन BC, जिसकी वैल्यू थी 5/9। इसको हम यहां रख सकते हैं। देखो ये भी तो है DE अपॉन BC है, तो इसका मतलब DO अपॉन CO इक्वल्स टू OE अपॉन OB इक्वल्स टू 5/9। क्या रीजन लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 होगा। ये बात समझ में आई? अब देखो पूछा क्या था, वापस आते हैं। देखो पूछा है DO अपॉन DC। अब ये बताओ, अगर DO अपॉन CO का रेशियो 5:9 आ गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं लेट DO इक्वल्स टू 5K एंड CO इक्वल्स टू 9K? बोल सकते हैं X ऑलरेडी यूज कर लिया है तो इसलिए X को यूज नहीं किया, उसके जगह K यूज किया। तो हमने DO में इंटरेस्टेड है, इसमें तो कोई इंटरेस्ट हमें नहीं है। हम DO और CO में इंटरेस्टेड, तो क्या हम कह सकते हैं DO इक्वल्स टू 5K एंड CO इक्वल्स टू 9K, कह सकते हैं। तो अब इस पे वापस आए अगर, तो DO हमारा 5K है, ये जो इतना यहां से यहां तक ये है 5K, और फिर CO जो है यहां से यहां तक CO ये है 9K। यही तो है। देखो यहाँ पे DO अपॉन CO है, तो DO 5K CO 9K। हमसे लेकिन जो पूछा है वो पूछा है DO अपॉन DC। अब DC कैसे आएगा? देखो ये इतना 5K है DO, और फिर ये इतना OC जो है वो 9K है। तो अगर हम 5K में 9K ऐड कर दें, बात समझ में आ रही है? ये जो DO है इतना DO ये कितना है? 5K,
और ये जो OC है वो कितना है 9K। तो अगर हम 5K में 9K ऐड कर दें तो DC हमारा पूरा हो जाएगा 14K। ठीक है, तो जो DC आएगा वो इन दोनों का सम आ जाएगा, तो DC आ गया 14K। ठीक, तो यहां से हमारा सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, DO अपॉन DC पूछा था इक्वल्स टू 5K अपॉन 14K, के काट दो तो आंसर आ गया 5:14। ये सेकंड पार्ट आ गया। ठीक, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट थोड़ा ट्रिकी है। थर्ड पार्ट पूछा है एरिया ऑफ DOE अपॉन एरिया ऑफ DCE। अब प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा इस पे इसको रब कर दे रहे। प्रॉब्लम ये है कि ये जो दो ट्रायंगल का रेशियो पूछ रहा है एरिया का, वो सिमिलर नहीं है। यहां पर ट्रायंगल DOE बोल रहा है और दूसरा ट्रायंगल हमारा DCE बोल रहा है। DCE ये दोनों सिमिलर नहीं है। ठीक है, वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में एक ये वाला जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस है, देखो ये 90 से बड़ा है, और इस पूरे ट्रायंगल का कोई भी एंगल ऑब्ट्यूस नहीं है। इस पूरे का मतलब नहीं, एक ही वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखो साफ साफ तुम्हें देख के पता चल रहा है कि उनका शेप आपस में सेम नहीं है और ना हमने उनको आपस में सिमिलर किया है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अब हमें इसमें कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखो ये दोनों ट्रायंगल का बेस अलोंग द सेम लाइन है। DOE का बेस DO है और DCE का बेस DC है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग E वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे ऐसे, हाइट। ठीक है, हाइट हो गई H। अब अगर इस पार्ट को हम रब कर दे रहे हैं यहीं पे, क्योंकि डायग्राम है तो इसकी वर्किंग करनी है इसको। अब ये तो हो गया, इसको रब कर देते हैं। देखो हमें जो निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ DOE, यहां लिख लेते हैं, अपॉन एरिया ऑफ DEC। ये निकालना है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहां पे फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इनका बेस अलोंग द सेम लाइन है। देखो एक का बेस इतना होगा DO, क्योंकि हाइट ऐसे ली है, और एक का बेस पूरा DC होगा। तो अब अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो हाफ इंटू ट्रायंगल DOE का बेस इतना है DO, तो DO इंटू H अपॉन पूरे ट्रायंगल DEC की बात कर ले, अगर DEC की, तो उसका बेस ये पूरा DC है, तो ये होगा हाफ इंटू DC इंटू H। हाफ से हाफ कटा, H से H कटा, तो क्या बचा हमारे पास, DO अपॉन DC बचा। और अब अगर देखोगे जो क्वेश्चन था हमारा, उसमें हमने निकाला है DO अपॉन DC की वैल्यू है 5:14। तो इसका मतलब जो एरिया आएगा ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 5:14। ये बात समझ में आई? ठीक, ऐसे अगला पार्ट है DOE अपॉन COB। अच्छा, ये तो सिमिलर कर चुके हैं हम लोग। देखो DOE और COB ये तो सिमिलर है, अभी हमने इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर किया था। तो अब सिमिलर किया था तो जो करस्पॉन्डिंग साइड आई थी वो आई थी DE और BC, जिसका रेशियो था 5:9। तो अगर 5:9 करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, तो ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इसका मतलब 5/9 क्या हो जाएगा, 25/81 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। बाकी फिर हम लोग कमिंग लेक्चर में आगे और चैप्टर्स जो बच्चे वो कवर अप करेंगे। थैंक यू।